देखिए एसी जनरेटर, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, लेकिन 12th में थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करनी होती है, तो अब 12th क्लास के हिसाब से देखते हैं। तो व्हाट इज एसी जनरेटर? एनी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहली लाइन आपकी यही होगी, आप जब एक्सप्लेन करने को आएगा। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक बार ऐसे खींच के स्टार्ट करते हैं ना, तो आप मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो और आपको वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे उसे हम जनरेटर कहते हैं। तो जो हमें ऑल्टरनेटिंग करंट दे उसे एसी जनरेटर कहते हैं, जो डायरेक्ट करंट दे उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। तो दो तरह के जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। हमारे कोर्स में अभी एसी जनरेटर है, हम वो पढ़ रहे हैं। तो एसी जनरेटर क्या होता है कि हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो हमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देता है। तो एसी जनरेटर पहली लाइन तो ये लिखेंगे आपकी, व्हाट इज एसी जनरेटर? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। आप मैकेनिकल लगाते हो, आप पहले उसे पेट्रोल डीजल देते हो, तब वो चलता है, तो मैकेनिकली आप उसे चला रहे हो, उसके बाद वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। फिर आप लिखेंगे प्रिंसिपल, दूसरी लाइन, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज ईएमआई। इसी चैप्टर का नाम है, इसका प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि भैया जब जब अब आप फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे पेपर में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ लिंक्ड विद द कॉइल। जब जब फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, तब तब आपको करंट मिलेगा, वही करंट आपको मिलता है। मैंने इन शॉर्ट में आपको जनरल में बताऊं तो ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग पहले सुन लो। जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन देखो, ये एक एसी जनरेटर का टिपिकल कंस्ट्रक्शन है। इसमें दो ये मैग्नेट होते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, ऐसे कॉनकेव वाले मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल पीसेस के मैग्नेट होते हैं। ये दोनों मैग्नेट ये सिलेंड्रिकल इसलिए रखा जाता है ताकि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे। बीच में ये आर्मेचर कॉइल है, ये बीच में आपको जो PQRS दिख रहा है ये कॉपर की वाइंडिंग होती है, इसके बहुत सारे टर्न्स होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। एक ऐसी रॉड होती है, उसे शैफ्ट कहते हैं। इस शैफ्ट के ऊपर ये दो रिंग रखी जाती हैं, ये ऐसे ऐसे एक शैफ्ट होती है, उसके ऊपर दो ऐसी रिंग होती हैं। एक ये रिंग दिख रही है आपको R1 और एक ये वाली रिंग दिख रही है R2। ये मेटल की रिंग होती हैं। मेटल की रिंग जो होती है वो स्लाइडिंग कांटेक्ट प्रोवाइड करती है, मतलब कि ये फिक्स नहीं होती, ये रोटेट कर सकती है, ऐसे ऐसे रोटेट होती रहती है। तो ये दो रिंग होती है, ये बीच में आर्मेचर कॉइल है, ये फील्ड मैग्नेट है, दो स्लिप रिंग्स कहते हैं इन्हें R1 R2 को। इनके साथ दो कार्बन के ब्रश फिक्स होते हैं, ये ग्रेफाइट या कार्बन के बने हुए ब्रश हो सकते हैं या मेटल के भी फ्लेक्सिबल ब्रश हो सकते हैं, ये फिक्स रहते हैं। रिंग्स चेंज हो सकती है इधर उधर, लेकिन ब्रश इससे अटैच रहेगा। पहले वाले के साथ B1 लगा है, दूसरे रिंग के साथ B2 लगा हुआ है। और इस B1 B2 के साथ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, मतलब जहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं, यहां से हमें करंट मिलता है, ये करंट देता है और यहां से हम आउटपुट मिलता है। अब इसका काम कैसे करता है, वर्किंग, थ्योरी और वर्किंग, थ्योरी एंड वर्किंग, जनरेटर काम कैसे करता है। तो आपने कंस्ट्रक्शन देखी, इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या था, फील्ड मैग्नेट था, हॉर्सशू के नॉर्थ साउथ पोल के पीसेस रख देते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं इसको, इस पे। ये क्या चीज है, आर्मेचर कॉइल, PQRS इज एन आर्मेचर कॉइल। मैंने आर्मेचर कॉइल क्या होती है, ऐसी एक फ्रेम सा होता है, उसके ऊपर ऐसे रेक्टेंगुलर ऐसे वाइंडिंग करी जाती है, तार कॉपर की लपेटी जाती है बहुत सारी, उसे आर्मेचर कॉइल कहते हैं। आर्मेचर कॉइल के दो फ्री एंड होते हैं, देखो एक ये वाला एंड है, एक दूसरा वाला एंड है। पहले वाले रिंग के साथ, पहले वाले एंड के साथ एक रिंग लगी होती है, दूसरे के साथ दूसरी रिंग। ये अटैच नहीं होती, बस ऐसे कट टच में रहती है, दोनों रिंग के साथ ये टच में रहती है, दोनों तार के जो किनारे होते हैं वो दोनों रिंग के साथ ऐसे टच में रहती है। ये जब घूमते हैं तो इधर उधर इनका टच कांटेक्ट चेंज होता रहता है। अच्छा, तो ये दो रिंग्स हैं, दो कार्बन ब्रशेस और ये एक आउटपुट लोड रेजिस्टेंस। काम कैसे करता है, जब आप एक बार इसे खींचते हो जनरेटर को, ये घूम जाता है, जब आप इसे खींचोगे ऐसे घूम जाएगा। ये मैग्नेट है, तो जाहिर सी बात है इसके बाहर मैग्नेटिक लाइंस भी होंगी, नॉर्थ से साउथ जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब आप इसे घुमा रहे हो, किसे, आर्मेचर कॉइल को, जब आपने एक बार रोटेट किया तो आर्मेचर कॉइल घूम गया। सपोज आर्मेचर कॉइल रोटेट हुआ तो आर्मेचर कॉइल ने फ्लक्स को छेड़ा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी नॉर्थ से साउथ, उनको डिस्टर्ब करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय फैराडे लॉ, कि whenever there is change in magnetic flux, जो मैग्नेटिक फील्ड को छेड़ेगा, कौन छेड़ रहा है, ये छेड़ रहा है, आप इसे घुमा रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिस्टर्ब करेगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, करंट, तो उसके अंदर करंट आता है, वही करंट बाहर निकल के आके आप लेते हो। अब इसे आप बार बार डिस्टर्ब करोगे, आप इसे लगातार घुमाते रहो, बार बार घूमता रहेगा, तो बार बार फ्लक्स को छेड़ता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को छेड़ता रहेगा, जब जब ये मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा आपको करंट मिलता रहेगा। तो इसलिए पेट्रोल डीजल डालते हैं ताकि लगातार वो जनरेटर चलता रहे, चलता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिस्टर्ब करता रहेगा तो आपको इंड्यूस करंट मिलता रहेगा, तो वही करंट आपको यहाँ से आउटपुट मिल जाता है। तो कार्बन ब्रशेस का काम है रिंग के साथ इसको कनेक्ट करना ताकि वो एक्सटर्नल ईएमएफ आपको यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस पे दे सके, एक्सटर्नल वोल्टेज आपको लोड रेजिस्टेंस पे दे सके। तो थ्योरी वर्किंग में तो आपने ये समझाना, मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। थ्योरी में आपको एक छोटी सी डेरिवेशन करके दिखानी है। मान लेते हैं लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आर्मेचर कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आर्मेचर कॉइल। वो जो बीच में PQRS है उसमें बहुत सारी टर्न्स लगाई जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को वो छेड़ेगा। एक तार होगी तो एक ही बार छेड़ेगा, बहुत सारे टर्न्स होंगे तो सारे मिलके छेड़ेंगे, जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा करंट आपको आउटपुट मिलेगा। और B मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दी फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट आपको B मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। अच्छा, A जो है वो एरिया ऑफ द आर्मेचर कॉइल है, एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल आपका A है। मान लो आपने उसे थीटा एंगल पे रोटेट कराया, आपने एक बार इसे घुमाया था ना, लेट थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल। आपने 11th क्लास में पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये पढ़ा है? वो नहीं था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लीनियर मोशन में डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता था। जब हम गोल गोल घुमा रहे हैं किसी चीज को तो इस डिस्टेंस को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और वेलोसिटी को क्या बोलते थे? एंगुलर वेलोसिटी। टाइम तो टाइम ही रहता था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। थीटा का क्या फॉर्मूला होता था? ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से घूम रही है आर्मेचर कॉइल, और टी मान लो किस टाइम पे, कितने टाइम पे उसने घूमा है, कितना टाइम रोटेट करा है। तो अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। आपने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? BA cos थीटा, है ना। ये तो एक का हुआ, अगर यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स है तो N लग जाएगा ना, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? चलो वो तो N अभी लगा देंगे। थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी, है ना। तो N नंबर ऑफ टर्न्स के लिए N लगा दिया आपने, NBA cos थीटा आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएशन करो। फाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे लिखेंगे? डी फाई बाई डी टी। जैसे y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाई डी एक्स। फाई का डिफरेंशिएशन टाइम के हिसाब से क्या होगा? डी फाई बाई डी टी। देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदली है, एरिया भी नहीं बदलना है, ये एंगल बदलता जा रहा है ना, घूम रहा है जब, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? कॉस का। तो ये NBA तो ऐसे ही रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। जैसे cos 2x का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या करते हो? माइनस साइन 2x, फिर चेन इंटू 2 करते हो ना, चेन रूल इंटू 2 भी करते हो ना विद रिस्पेक्ट टू x जब करते हो। तो ऐसे cos का माइनस साइन, फिर cos छुपा के एंगल का भी तो करोगे, cos छुपाओगे, ओमेगा टी का क्या आता है? ओमेगा, क्योंकि टी का 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, डी फाई बाई डी टी को फैराडे लॉ के हिसाब से माइनस EMF लिख सकते हैं। फैराडे ने बोला था ना EMF किसके बराबर होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस्ड EMF। तो इसको हटाकर मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो डी फाई बाई डी टी को हटाकर मैंने माइनस EMF लिख दिया। तो माइनस EMF इज इक्वल टू NB, ये माइनस में बाहर ले आया है, NBA और ओमेगा भी बाहर ले आओ, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये बात समझ में आई? माइनस से माइनस कट गया, तो ये EMF का फॉर्मूला है। EMF का फॉर्मूला NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो NBA ओमेगा है
इसको ये लोग ई नॉट कहते हैं, इस पूरे को, ये कांस्टेंट है सारा, तो इसको ये लोग ई नॉट कहते हैं और बाकी ये सारा एज इट इज रहने दो। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा वो साइन का ग्राफ बनाता है, माने इट फॉलोज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट गिव्स यू द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्योंकि ये जो ईएमएफ आ रहा है वो कैसे चल रहा है, साइन के हिसाब से चल रहा है। तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, इट पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, टाइम के साथ साथ अपनी डायरेक्शन वो बदलता जाता है, यानी कि यहाँ से जो ईएमएफ मिल रहा है वो एसी मिल रहा है, ये प्रूफ कर देता है ये डेरिवेशन। अच्छा, तो आप यहाँ बताओगे कि भैया ये ई नॉट क्या है, ई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम ईएमएफ, ई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम ईएमएफ। इसको ये जो NBA ओमेगा है नहीं है, ये इतना पूरा, इसको ये लोग शॉर्ट फॉर्म में ई नॉट लिख देते हैं। तो ये आपका यही डेरिवेशन खत्म हो जाती है। तो आपको ये दिखाना है कि जो ईएमएफ मिल रहा है वो मैक्सिमम कितनी दूर तक जा रहा है, ई नॉट तक, और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, माइनस ई नॉट तक। ये टाइम के हिसाब से ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो फिर से देख लो, स्टार्ट ऐसे करोगे, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, BA cos थीटा, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए NBA cos थीटा होगा, थीटा की वैल्यू डाल देना ओमेगा टी, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देना। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा बाहर ले आना, माइनस भी बाहर ले आना, इसको हमने माइनस ईएमएफ लिख दिया फैराडे लॉ के हिसाब से, माइनस माइनस कट गया, तो ईएमएफ का ये फॉर्मूला आ गया, जिसमें से इस पूरे को ये लोग ई नॉट कहते हैं, इसे मैक्सिमम ईएमएफ कहते हैं। मैक्सिमम ईएमएफ क्यों कहते हैं, क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1, अगर मैं साइन को 1 डाल दूं तो ईएमएफ कितना आएगा, NBA ओमेगा, तो मैक्सिमम ईएमएफ आपका NBA ओमेगा ही होगा, इससे ज्यादा ईएमएफ ये जनरेट नहीं कर सकता जनरेटर। बात समझ में? तो काम कैसे करता है, एक बार आप मैकेनिकल एनर्जी लगाते हो तो ये मूव कर जाता है, तो फ्लक्स चेंज करता है ये, जब ये फ्लक्स चेंज करेगा तो आपको करंट मिलेगा, वही करंट आपको अगर बार बार मिल लेना है तो आपको बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स को छेड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए इसमें फ्यूल डाला जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जिसमें भी चलाना है जनरेटर, वो बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करता रहेगा, बार बार आपको करंट मिलता रहेगा, वही इंड्यूस करंट यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाता है। और ये रिंग्स का क्या काम है, रिंग्स अपनी डायरेक्शंस बदलने में मदद करते हैं। जैसे ये एक बार इस तरह से जैसे मान लो ये आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल जब घूमता है तो इसके ये इधर उधर चले जाएंगे ना ये एंड्स, तो तब ये वाला इसके साथ कांटेक्ट में हो जाएगा और दूसरा वाला एंड इसके साथ कांटेक्ट में हो जाएगा। माने रिंग्स प्रोवाइड स्लाइडिंग कांटेक्ट टू द आर्मेचर कॉइल एंड, रिंग्स इनके आर्मेचर कॉइल के एंड को स्लाइडिंग कांटेक्ट प्रोवाइड कराती है। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, लास्ट ईयर एक साल जब ऑनलाइन थी क्लासेस, तब मैंने इसको वो दिखाया था, इसकी वीडियो एनिमेशन वाली, कि कैसे ये जनरेटर चलता है, काम करता है, तो शायद मेरे पास वो पड़ी होगी, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे अपनी डायरेक्शन बार बार बदलता रहता है आर्मेचर कॉइल रिंग के साथ, ठीक है, और बार बार आपको ईएमएफ जनरेट करके मिलता है। तो अभी आप ये सारा लिख लो, इतना पूरा लिख लो, पॉज कर दो, रुक दे, हाँ सब कुछ पॉज कर दे उसको।